हेलो, आई एम शाहनवाज। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को। और इस पार्ट 15 वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। जैसा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में हमने शुरुआत की थी यूनिट्स से, और यूनिट के टाइप्स हमने देखे थे। और बेसिकली दो तरह के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। द फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल और बेस यूनिट। ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, बेस यूनिट्स होती है। और सेकंड होती है डेराइव्ड यूनिट्स, जो कि बेस यूनिट की मदद से डेराइव की जाती है किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय द डेराइव्ड यूनिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। यस, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी है, बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी है, जो बेसिकली टोटल 7 नंबर्स में होती है, टोटल 7 होती है, ठीक है। और हमने फिर पढ़ा कि बेसिकली किस तरह से हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से, या आउट ऑफ 7 कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से हम किसी भी डेराइव्ड यूनिट्स को डेराइव कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, इनके रूल्स देखे बेसिकली, और ये किस तरह से होता है वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। जब हम बात करते हैं डायमेंशंस की, ठीक है, यूजुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूजुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ विच रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी सिंबॉलिक फॉर्म में। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और ये जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है, इट इज़ कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। बड़ा आसान सा है कि आप अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को डेराइव्ड यूनिट की मदद से डिफाइन कर रहे हैं, और वो डेराइव्ड यूनिट्स बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर रहा है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन को आप एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सिंबॉलिक फॉर्म जो होता है वो बेसिकली कहलाता है डायमेंशनल या डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर, आगे और क्लियर होगा आपको। जैसे मैं बता दूं आपको कि बेसिकली डायमेंशंस एक्चुअल में होती क्या है। ये तो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। डायमेंशन क्या है? एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है किसी फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में, ठीक है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि डायमेंशंस जो होती है, जैसे डायमेंशन नाम से क्लियर हो रहा है, किसी पर्टिकुलर चीज़ की डायमेंशन में डिफ़ाइन कर रहा हूँ, उसकी लिमिट्स को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो इस तरह से फिज़िकल क्वांटिटी की लिमिट्स को भी डिफ़ाइन करती है डायमेंशन, कि बेसिकली किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी पर ये फिज़िकल क्वांटिटी किस लेवल तक डिपेंड हो सकती है। हम आगे देखेंगे इसे एग्जांपल्स के थ्रू, और ज़्यादा क्लियर होगा। टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, we represent fundamental quantities with standard symbols which are listed as follows. Yes, जब भी हम किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायमेंशन को लिखने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद लेनी होती है। और वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, टोटल 7 नंबर्स में हमने पढ़ी है। और वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए कुछ सिंबल यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम कैपिटल एल को इसे डिनोट करते हैं। अगर हम बात करते हैं मास की, ठीक है, तो मास को हमेशा हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कैपिटल के से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ई डी से, स्मॉल ई डी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हमेशा हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते वक्त उनके दिस पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि बेसिकली डायमेंशनल फार्मूले को लिखा किस तरह से जाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। हाउ टू राइट द डायमेंशन
of physical quantities. So to write the dimensional formula conventionally, these above described symbols are written inside the square bracket. ठीक है, ये जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखी है, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए जो रिस्पेक्टिव सिम्बॉल्स हैं एल एम टी ए के ई डी मोल, इन सिम्बॉल्स को रिस्पेक्टिवली स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए. ठीक है, व्हेन वी यूज़ द स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड द फिजिकल क्वांटिटी, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के अराउंड कोई स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल क्वांटिटी है एरिया या वॉल्यूम, तो हमने एरिया और वॉल्यूम को एक पर्टिकुलर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इस तरह से. ठीक है, तो अब ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है डायमेंशंस को. हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम एरिया की डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर एरिया की डायमेंशंस बेसिकली एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, उसके लिए हम सिंबल्स को लिखते हैं. अब आगे हम एग्जांपल्स के थ्रू इसे देखेंगे. सो व्हेन वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड द फिजिकल क्वांटिटी, then it means we are talking about the dimensions of the physical quantity. Dimensions of the physical quantity are the powers. Dimensions किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो होती है वो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर्स के फॉर्म में लिखा जाता है उसे. फॉर एग्जांपल एरिया है, तो एरिया किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है और किस लेवल तक डिफाइन हो रहा है. तो जिस लेवल तक वो डिफाइन हो रहा है, जिस लेवल तक वो डिपेंड हो रहा है, ठीक है, उसको उतनी रिस्पेक्टिवली पावर के फॉर्म में लिखा जाता है. सो डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स विच आर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी. ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज मे नॉट बी इन्वॉल्व टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, ये हमें याद रखना होगा कि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी है, सपोज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी है, तो ये ज़रूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उन सारी की सारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम यूज़ करें. उन आउट ऑफ 7 कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स का, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी का हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो कोई भी पर्टिकुलर डेराइव्ड यूनिट जो होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी जो होती है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन तो होती है, पर ये ज़रूरी नहीं कि जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं सभी का यूज़ हो उसमें. आउट ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कुछ क्वांटिटी का यूज़ हो सकता है किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए. उसी तरह से अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं, तो डायमेंशंस के केस में भी हम जो हमने सिंबल देखे हैं रिस्पेक्टिवली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के, उनमें से कुछ सिंबल्स का यूज़ किया जा सकता है, ना कि ये सारे के सारे सिंबल का यूज़ किया जाएगा. सो फॉर एग्जांपल इन मैकेनिक्स ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम. नॉर्मली जब हम मैकेनिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एरिया की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, या फिर फोर्स है, एनर्जी है, इस तरह की जो मैकेनिकल टर्म्स हैं, मैकेनिकल क्वांटिटीज़ हैं, इन मैकेनिकल क्वांटिटीज़ को जब हम डेराइव्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये सारी की सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, इनको जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में लिखते हैं, तो बेसिकली हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं. लेंथ, जिसके लिए सिंबल होता है एल, मास, जिसके लिए सिंबल होता है एम, और टाइम, जिसके लिए सिंबल होता है टी. सो नॉर्मली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहा हूँ जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जिनके मैंने अभी एग्जांपल लिए, उन मैकेनिकल क्वांटिटीज़ की अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहता हूँ, तो उसकी डायमेंशंस को डिफाइन करने के लिए नॉर्मली हम मास, लेंथ और टाइम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है, और इन मास, लेंथ और टाइम के लिए को डिफाइन करने के लिए हम बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं. और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ये डिफाइन करता है कि आप यहाँ पर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को डिफाइन कर रहे हैं. हाँ, ये हो सकता है कि अब यहाँ पर वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी मास पर किस लेवल पर डिपेंड कर रही है, तो वो मास के ऊपर जो पावर होगी उस पर डिपेंड करेगा. लेंथ पे किस लेवल तक डिपेंड कर रही है, तो लेंथ के ऊपर पावर कितनी है वो उस पर डिपेंड करेगा. और टाइम पर कितनी पावर है उस पर डिपेंड करेगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी टाइम पर कितनी ज़्यादा डिपेंड कर रही है.
ठीक है। सो when some fundamental quantity does not appear in the dimensional formula of the certain physical quantity, then we can say that corresponding dimension is zero for that physical quantity। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी आउट ऑफ दीज थ्री सिर्फ और सिर्फ किसी एक फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही डिपेंड कर रही है, बाकी हुई दो पर नहीं करती हो, या आउट ऑफ दीज थ्री किसी दो पर करती हो और किसी एक पर ना करती हो। तो जिस पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी पर वो डिपेंड नहीं कर रही है उसकी पावर को हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि इस पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी पर इसका कोई भी रोल नहीं है, ये पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर रही है इस डेराइव्ड क्वांटिटी को। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इन एग्जांपल से आपको और बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम एरिया का। सबसे सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं बात करूं किसी एरिया की, जब हम किसी सरफेस एरिया की बात करते हैं किसी प्लेन में, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है बेसिकली लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। तो बेसिकली एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लेंथ जो होता है, लेंथ को मेज़र करने के लिए किस यूनिट का यूज़ किया जाता है? मीटर का। मीटर कैसी है? एक तरह की फंडामेंटल यूनिट है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, बेस क्वांटिटी हो गई। ब्रीथ की अगर मैं बात करूँ, सो ब्रीथ को मेज़र करने के लिए भी हम मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मीटर कैसी हो गई? अगेन एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ दोनों को ही मेज़र करने के लिए आपको मीटर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मीटर टर्म्स का यूज़ करना पड़ता है। और मीटर बेसिकली किसे डिफाइन करता है? लेंथ को डिफाइन करता है। मीटर जो यूनिट होती है हमेशा किसे डिफाइन करती है? लेंथ को। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ तो लेंथ है और ब्रीथ भी बेसिकली एक तरह की लेंथ ही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एरिया जो होगा, अब ये देखिए एरिया को हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, अब हम एरिया की डायमेंशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से ये डिफाइन हो रहा है कि भाई एरिया जो है, एरिया की जो डायमेंशन है वो लेंथ पर डिपेंड कर रही है, लेंथ के लिए, और ब्रीथ के लिए भी किस पर डिपेंड कर रही है? लेंथ के लिए। सो फाइनली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में एल देन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में एल, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो एरिया है, एरिया बेसिकली एक तरह की कैसी क्वांटिटी हो गई? डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और इस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने ये पता किया कि भाई ये जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ये लेंथ पे डिपेंड करती है, और लेंथ पे सेकंड ऑर्डर तक डिपेंड करती है, जबकि एरिया मास पे डिपेंड नहीं करता, एरिया टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता। इसलिए हमने यहाँ पर मास के ऊपर पावर ज़ीरो लिखा है और टाइम के ऊपर पावर ज़ीरो लिखा है, और मास, लेंथ और टाइम MLT को इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया, किसके लिए? एरिया के लिए। तो अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में MLT विथ रिस्पेक्टिव पावर्स जो लिखा हुआ है ML²T, ये डिफाइन कर रहा है डायमेंशन ऑफ एरिया की। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल सा केस है। आगे और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके लिए। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो भाई वॉल्यूम भी बड़ा आसान सा केस है। अगर मैं कोई क्यूबाइड कंसिडर करूं, सपोज ये क्यूबाइड है, ठीक है, इस क्यूबाइड की अगर वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे करूँगा? भाई इसकी लेंथ में देखूँगा, ठीक है, इसकी ब्रीथ में देखूँगा और इसकी हाइट में देखूँगा। ठीक है, सो फाइनली हम बोल सकते हैं कि लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर लें तो फाइनली वी कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबाइड। तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो कि वॉल्यूम है, और वॉल्यूम बेसिकली क्या है? तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन है। और ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी है? बेसिकली लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। और सबसे ख़ास बात, अगर हम बात करें इसके मेज़रमेंट की, तो लेंथ को मेज़र करने के लिए भी हम मीटर का यूज़ करेंगे, ब्रीथ को मेज़र करने के लिए भी हम मीटर का यूज़ करेंगे, और हाइट को मेज़र करने के लिए भी हम मीटर का यूज़ करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली वॉल्यूम की जो डेराइव्ड यूनिट होगी वो क्या होगी? क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें, अगर इसकी डायमेंशंस को हम लिखना चाहते हैं तो डायमेंशंस को हम किस तरह से लिखेंगे? तो हम बोल सकते हैं कि मीटर को डिफाइन करने के लिए नॉर्मली लेंथ होता है, या मीटर लेंथ को डिफाइन करता है। अगेन
ये वाला मीटर भी लेंथ को डिफाइन करेगा, ये वाला मीटर भी लेंथ को डिफाइन करेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो L⁻³ से डिफाइन हो रहा है। वॉल्यूम की अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो मुझे ये पता चलेगा कि वॉल्यूम जो है वो लेंथ पर थर्ड ऑर्डर तक डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम की डायमेंशंस हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इस तरह से कि स्क्वायर ब्रैकेट में वॉल्यूम इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू m0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो मास पे कहीं पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हमने मास के लिए 0 यूज़ किया है। लेंथ के लिए थर्ड ऑर्डर तक डिपेंड कर रहा है, इसलिए L3 लिखा है, L⁻³ लिखा है। और टाइम पर भी डिपेंड नहीं कर रहा वॉल्यूम, इसलिए टाइम के लिए पावर 0 लिखी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो डायमेंशंस फॉर द वॉल्यूम है वो क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट में m0 L3 T0। ठीक है, सो ये हो गई डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं वेलोसिटी का, और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अब वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो वेलोसिटी का मेज़रमेंट किया जाता है हमेशा मीटर पर सेकंड में। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड में आप वेलोसिटी को मेज़र कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो मीटर किसका रिप्रेजेंटेशन है, लेंथ का, है ना, क्योंकि बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो एक लेंथ को डिफाइन कर रहा है, टाइम तो टाइम होता है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पर बोल सकते हैं वेलोसिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है लेंथ अपॉन टाइम, जो कि मेज़र किया जाता है मीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ पर अगर हम देखें सो लेंथ को मेज़र करने के लिए या लेंथ को डिफाइन करने के लिए डायमेंशंस के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं L, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है L। टाइम का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है T। तो हम जब वेलोसिटी के डायमेंशंस को लिखना चाहते हैं तो वेलोसिटी के डायमेंशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं L/T। अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई जो हम डायमेंशंस डिफाइन करने के लिए MLT का यूज़ करते हैं, ML और T का यूज़ करते हैं, उस आउट ऑफ MLT में से वेलोसिटी लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है L पर और टाइम पर भी डिपेंड कर रही है T पर, लेकिन ये मास पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी लिखना चाहता हूँ, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हम लिखना चाहते हैं, सो इसको इस तरह से लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में वेलोसिटी, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, फिर देन इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा इसलिए m⁻0, और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है इसलिए देखिए लेंथ का कोई पावर तो है नहीं और लेंथ एक ही बार आ रहा है L, इसलिए यहाँ पर L। और T जो है वो देखिए डिनोमिनेटर में आ रहा है L/T, इसको जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा T इनवर्स। सो फाइनली हम इसे लिखेंगे इस तरह से m0L T इनवर्स। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह से हम एसेलरेशन के लिए भी देख सकते हैं। एसेलरेशन नॉर्मली क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड में मेज़र किया जाता है। एसेलरेशन को हमेशा हम मेज़र करते हैं मीटर पर स्क्वायर सेकंड में, और ऑब्वियसली हम इसे लिखते हैं लेंथ पर स्क्वायर टाइम। ठीक है, सो यहाँ पर जब हम एसेलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो लेंथ होगा, लेंथ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल L और टाइम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल T। तो हम देख सकते हैं L के लिए, लेंथ के लिए हमने L लिखा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय टाइम के लिए जो डायमेंशन है वो लिखा हमने, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन T, और टाइम स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर इसे लिखा T स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का भी अगर हम डायमेंशंस कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो डायमेंशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन स्क्वायर ब्रैकेट में। अब एक्सेलरेशन मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा इसलिए यहाँ पर लिखा मास की पावर 0, देन अगेन L, और ये हो गया T डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा सो क्या हो जाएगा T⁻²। सो फाइनली एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होगी वो डिफाइन की जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट में m0L T-2 से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फोर्स का। तो फोर्स जैसा हम जानते हैं, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन्स का सेकंड लॉ हम सभी ने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये काफ़ी कॉमन फार्मूला है फोर्स का, और मास को हम मेज़र करते हैं नॉर्मली किलोग्राम में। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है मीटर पर स्क्वायर सेकंड में। ठीक है, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं
मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास तो अपनी जगह एज इट इज़ है, मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन तो डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो इसको फंडामेंटल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं लेंथ पर स्क्वायर टाइम, लेंथ पर टाइम स्क्वायर। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने फोर्स को मास, लेंथ और टाइम, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अगर हम मेजरिंग यूनिट की बात करें तो वैसे तो फोर्स को मेज़र किया जाता है न्यूटन में, न्यूटन एन, कैपिटल एन से डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर हम इसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ब्रेक करें, फंडामेंटल यूनिट्स के लिए हम इसे डिफाइन करें, तो देखिए मास के लिए नॉर्मली जो यूनिट होती है वो है किलोग्राम, लेंथ के लिए होती है मीटर और टाइम के लिए होता है सेकेंड। तो इस तरह से हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड में, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड में। तो यहाँ से हम इसके डायमेंशंस को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से? तो देखिए वही मास जो होता है बेसिकली उसको आप नॉर्मली सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल एम से डिफाइन करेंगे। लेंथ को हम नॉर्मली कैपिटल एल से, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एल, क्योंकि हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं अभी। और टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी, और यहाँ पर टाइम का स्क्वायर है इसलिए हमने डिनोमिनेटर में कैपिटल टी स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरह से जब हम फोर्स की डायमेंशंस लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पूरा लगा लेंगे हम लोग, डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू एम। अब देखिए यहाँ पर मास पे डिपेंड कर रहा है इसलिए हमने एम लिखा, एल पे डिपेंड कर रहा है इसलिए एल लिखा, और टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो टी रेस टू द पावर -2। तो इस तरह से जो फोर्स होगा उस फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई? फोर्स की डायमेंशन हो गई ml_2, ml_2। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और देखते हैं एनर्जी का। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होती है रेट टू डू द वर्क, किसी काम को करने का जो रेट होता है बेसिकली पर यूनिट टाइम हम कितना काम कर रहे होते हैं, बेसिकली वो एनर्जी को डिफाइन करता है। सो यहाँ पर जो नॉर्मली एनर्जी होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। एनर्जी को या फिर वर्क को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के केस में देखिए डिस्प्लेसमेंट जो बेसिकली क्या है, एक तरह की डिस्टेंस है या जिसको मेज़र किया जाएगा मीटर से, लेंथ होगी एक तरह की, तो ये तो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन अगर फोर्स की बात करें तो ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, और प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि बेसिकली फोर्स को हम डिफाइन करते हैं नॉर्मली न्यूटन से, और इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमने फोर्स के लिए लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब अगर हम इसे थोड़ा डायमेंशंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, हम चाहें तो इस एक्सेलरेशन को और ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं, है ना, मीटर पर स्क्वायर सेकंड के लिए या लेंथ पर टाइम स्क्वायर के लिए हम एक्सेलरेशन को ब्रेक कर सकते हैं। बट क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल में हमने इसका सॉल्यूशन देखा है इसलिए हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं इसको। तो देखिए मेजरमेंट क्वांटिटी में अगर मैं बात करूँ मास, तो मास को नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं एम से। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने डिफाइन किया है L/T स्क्वायर, L/T स्क्वायर, और मीटर जो होता है उसके लिए हमने डिफाइन किया L। इन सभी क्वांटिटीज़ को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, क्यों? क्योंकि हम डायमेंशंस को डिफाइन कर रहे हैं, और डायमेंशंस को डिफाइन करने के लिए सिम्बॉल्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। सो फाइनली जब हम इसे कंबाइन करेंगे और हम लिखेंगे कि बेसिकली डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत बड़ी आसानी से डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिपेंड कर रही है मास पर, इसलिए मास लिखा। अब यहाँ पर देखिए एल पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। सो एल लिखा हमने। अब यहाँ पर ये जो एल है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर L/T स्क्वायर, है ना, ये तो एक्सेलरेशन का है, और फिर मल्टीप्लिकेशन में एल, मतलब यहाँ पर एल जो है वो 2 टाइम्स है। सो और टी के पास पावर 2 डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो टी रेस टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो फाइनली अभी हम इतना सॉल्व करें तो फाइनली ये होगा mL/T-2, और ये एक एल मल्टीप्लिकेशन में मीटर के लिए चल ही रहा है, ठीक है। सो फाइनली यहाँ पर देखिए एल 2 बार आ गया, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा mL²T-2, mL²T-2। तो ये हो गई एनर्जी की डायमेंशन। सो इस तरह से और भी बहुत सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए, डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए या डेराइव्ड यूनिट्स के लिए हम डायमेंशंस लिख सकते हैं। आप बुक में देखिएगा, बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको
धीरे धीरे और समझ में आता जाएगा। और आई होप कि इन सारे एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो डायमेंशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डायमेंशंस का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देखिए अब कितना आसान है, हमने ये पता लगा लिया कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है वो मास पे डिपेंड करेगी, लेंथ पे डिपेंड करेगी, लेकिन देखिए मास से ज़्यादा वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, क्योंकि लेंथ की पावर 2 है। और टाइम पर भी डिपेंड करेगी, लेकिन टाइम की पावर -2 है, ठीक है। तो यहाँ से पावर्स भी बेसिकली डिफाइन करती है कि एनर्जी किन पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी पे ज़्यादा डिपेंड करेगी और किन फंडामेंटल क्वांटिटी पे कम डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, ठीक है। ये यहाँ पर एक्चुअली बस लिमिट्स डिफाइन हो चुकी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो अभी हमने जो बेसिकली जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटी थी, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एनर्जी, फोर्स, इनके लिए जो हमने डायमेंशनल एक्सप्रेशन लिखा है वो बेसिकली एक तरह का डायमेंशनल फार्मूला ही है। सो द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन सिम्बॉलिक फॉर्म इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ थी इसके लिए हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में, उनके सिंबल्स के फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट में, ये बेसिकली क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ही है। सो फॉर एग्जांपल डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया अभी हमने कैलकुलेट किया m0 L² T0 स्क्वायर ब्रैकेट में, ये बेसिकली क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह से डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया इन स्क्वायर ब्रैकेट m0 Lt-2। डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स स्क्वायर ब्रैकेट में mL-T-2। और डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी इज़ mL²T-2 इन स्क्वायर ब्रैकेट। सो ये जो क्वांटिटीज़ हमने अभी लिखी है, इस तरह का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह से एक और टर्म होती है डायमेंशनल इक्वेशन। देखिए ये क्या होती है, डायमेंशनल इक्वेशन कैन बी रिटन बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ में लिख रहे हैं, इक्वेट करके, है ना, इक्वल्स में करके, सो डेफिनेटली वो क्या शो करेगी, अब डायमेंशनल इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया और राइट हैंड साइड भी आ गया। तो देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एरिया। इस तरह से अगर मैं लिखूं, एरिया के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल है, तो यहाँ पर हमने लिखा कैपिटल ए इज इक्वल्स टू m स्क्वायर ब्रैकेट में m0 L² T0। अब देखिए यहाँ पर इतनी क्वांटिटी तो सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला थी, लेकिन जब हमने इसको इसकी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में लिखा इस तरह से इक्वेट करके, तो डेफिनेटली अब ये पूरी की पूरी जो टर्म होगी ये कहलाएगी डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। इसी तरह से डायमेंशनल इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन क्या होगी, स्मॉल ए स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू m0 Lt-2। मतलब इस डायमेंशनल फार्मूले को हमने इस फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन के साथ में इक्वेट करके लिखा हुआ है। सो इस तरह का इक्वलिटी वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये बेसिकली किसे डिफाइन कर रहा है, एक इक्वेशन को, और ये इक्वेशन डिफाइन कर रही है डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन को। इसी तरह से डायमेंशनल इक्वेशन फॉर फोर्स क्या होगी, कैपिटल एफ mL-T-2। और डायमेंशनल इक्वेशन फॉर एनर्जी होगी कैपिटल ई स्क्वायर ब्रैकेट में mL²T-2। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बेसिकली डायमेंशनल फार्मूला किसे कहा जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहा जाएगा। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। दिस डायमेंशनल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये जो डायमेंशनल इक्वेशन है इसको आप नॉर्मली कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसे आप बेसिकली डायमेंशन से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो ये डिफाइन कर रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर कितना डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरिया जो है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस तरह से डायमेंशनल इक्वेशन हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंसी शो करती है और उसका लेवल ऑफ डिपेंडेंसी भी शो करती है। क्लियर। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बड़ा आसान सा लेक्चर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था।
सो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो एटलीस्ट इसे कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है सो यू कैन व्हाट्सअप टू मी। थैंक यू। और आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे लेक्चर्स जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। थैंक्स अगेन।